तो हेलो दोस्तों, हमने पिछले क्लास में ज्योग्राफी का मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन देखा, जो कि मेरे एक दोस्त ने वो वीडियो देखा और बोला कि आपने बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया है और इसके क्वेश्चन जो भी है बहुत ही इम्पोर्टेंट थे, एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड थे। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि मेरे बनाए गए कंटेंट में उनको बहुत पसंद आया। बाकी कोई कमेंट करे या ना करे, लेकिन उन्होंने कॉल करके बताया कि ये आपका वीडियो सबसे बेस्ट था। जो लास्ट मैंने पार्ट 2 बनाया था ज्योग्राफी का, उसके बारे में उन्होंने बताया कि पार्ट 1 में उतना खास क्वेश्चन नहीं था, क्योंकि पार्ट 1 था थोड़ा क्वेश्चन हटके था, लेकिन पार्ट 2 का उन्होंने बहुत ही बखान किया। तो मुझे उनका बहुत ही दिल से धन्यवाद है। तो उसी तरह ये भी मैंने लाया है 100 क्वेश्चन आधुनिक भारत का। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही 100 क्वेश्चन होंगे। तो आप लोग भी इसे स्किप मत कीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो थे लॉर्ड कैनिंग। अब लॉर्ड कैनिंग के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अगर बोला जाए कि अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय बोला जाता है। अगर पहला वायसराय बोले तो लॉर्ड कैनिंग, और अंतिम गवर्नर जनरल बोला जाए तो ये भी लॉर्ड कैनिंग। ठीक, बोला है विद्रोह का अंत, इसी के कार्यकाल में 1857 का विद्रोह दबाया गया था। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग है, लेकिन प्रथम बोल दे, अगर प्रथम बोल दे तो कौन थे? तो प्रथम आपका यहाँ पे दिया हुआ है लॉर्ड विलियम बेंटिंक, वो प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, बोला विद्रोह के अंत इसी के कार्यकाल में हुआ था। 1857 का विद्रोह आपको पता है, तो लॉर्ड कैनिंग के समय था। ये पूछा जाता है कि 1857 के विद्रोह के समय कौन सा गवर्नर जनरल था? तो वो था लॉर्ड कैनिंग। और ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन भी इसी विद्रोह के साथ समाप्त हो गया था। और तब किसका राज आएगा था? तो ब्रिटिश क्राउन का शासन शुरू हुआ था। ठीक है, इलाहाबाद की घोषणा कब हुई थी? 1 नवंबर 1858 को। कैनिंग ने इसे इलाहाबाद के मिंटो पार्क में महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को पढ़ा था। ठीक है, जो उनका जो महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र आया था तो उसको पढ़ा था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन था? तो वो था लॉर्ड डफरिन। ठीक, अब इसमें क्वेश्चन है कि कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को किसके द्वारा किया गया था? तो A.O. ह्यूम द्वारा किया गया था। डफरिन का बयान क्या था? तो डफरिन ने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था बोली थी। इंग्लिश में उसने बोला था माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी, कहकर मजाक उड़ाया था इसका। ठीक है, तो ये रखेगा, कभी कभी हार्ड शिफ्ट में ये क्वेश्चन आ जाता है कि उन्होंने क्या कहा था। इसका बोले कि प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो W.C. बनर्जी, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी बोला जाता है, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, और दूसरे आपको पता है बदरुद्दीन तैयब जी थे। ठीक, बदरुद्दीन तैयब जी ये दूसरे थे। और तीसरा में आपको पता है कि एक अंग्रेज थे, जॉर्ज वुले नाम से कोई था, वो अंग्रेज था तीसरे वाला में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल समाचार पत्र के संपादक कौन थे जिन्हें बिना ताज का बादशाह कहा जाता है? तो वो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के बारे में कुछ देख लेते हैं। तो इंडियन एसोसिएशन में इन्होंने 1876 में आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर इसकी स्थापना की थी। किसने की थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। किसके साथ? तो आनंद मोहन बोस के साथ। किसकी? तो इंडियन एसोसिएशन की। ठीक, अब बोला है कि ये पहले भारतीय थे जिन्होंने सिविल सेवा से बर्खास्त किया गया था। उन्हें सिविल सेवा से बर्खास्त किया गया था। किनको? सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। कांग्रेस अधिवेशन में इन्होंने 1895 और 1902 के कांग्रेस अधिवेशनों की अध्यक्षता की थी। कब कब की थी? 1895 और 1902 की। ठीक, आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। बोला जा रहा है कि 1905 के बंगाल विभाजन को किस वायसराय ने लागू किया था? तो वो किया था लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। विभाजन का आधार क्या था? तो कर्जन ने प्रशासनिक सुविधा का तर्क दिया था, लेकिन वास्तविक उद्देश्य हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना था, ये था उसका। ठीक, स्वदेशी आंदोलन, इसी विभाजन के विरोध में 1905 में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। पूछता है स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? तो 1905 में। ये बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ था? तो 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के समय दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया गया? तो ये सबको पता है, चंपारण 1917 में। और चंपारण के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। तो 3 कठिया पड़ती। चंपारण में किसानों को अपनी ज़मीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था, जिसके विरोध में यह आंदोलन हुआ था। ठीक,
और इसको किसने किया था, किसने बुलाया था गांधी जी को, तो राजकुमार शुक्ल ने। गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण बिहार के किसान नेता किसने दिया था, राजकुमार शुक्ल ने दिया था। महात्मा गांधी की उपाधि, तो चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। तो ये कॉन्सेप्ट भी आप लोग देखते रहिएगा जरूर। वर्नाकुल प्रेस एक्ट को किस वायसराय ने रद्द किया था, तो वो क्या था, लॉर्ड रिपन ने। ये जो लॉर्ड रिपन है ना, यही एक अंग्रेज था जो भारतीयों के हितों के लिए बहुत ही लड़ा था। और मैं ये सच में ये लॉर्ड था। बाकी अंग्रेज को मैं लॉर्ड नहीं मानता हूँ, लेकिन मैं रिपन को लॉर्ड मानता हूँ, क्योंकि ये सच में इंडिया का बहुत सपोर्ट करता था। और वो बहुत ही मतलब अगर बोला जाए अच्छा व्यक्ति ना, तो मेरे नज़र में वो सबसे अच्छा व्यक्ति था। आगे देखते हैं कि लागू करता। लॉर्ड लिटन ने भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया था, इसे लागू किया था। यानी जो प्रेस एक्ट लगाया था, किसने लगाया था, तो लॉर्ड, यहाँ पे है लॉर्ड लिटन ने लगाया था। ये ना लॉर्ड लिटन ने लगाया था, लेकिन उसको बर्खास्त किसने किया था, तो लॉर्ड रिपन ने। स्थानीय शासन, लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय शासन का जनक माना जाता है, क्योंकि इन्होंने ऐसा किया था ना, ताकि भारतीय भी स्थान जो स्वशासन है उसमें हिस्सा ले सकें। तो वो सुविधाजनक बना दिया था लॉर्ड रिपन ने। इल्बर्ट बिल, रिपन के समय ही इल्बर्ट बिल विवाद हुआ था, जिसने भारतीयों को यूरोपीय जजों द्वारा मुकदमे की सुनवाई का अधिकार देने का प्रयास किया था। मतलब इल्बर्ट बिल ऐसा था ना, इसको बर्खास्त कर दिया गया, क्योंकि रिपन ने ऐसा कह दिया था ना कि भारतीय जज भी अंग्रेजों के मुकदमा के बारे में बोल सकते हैं। तो अंग्रेजों को दुख लग गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में कहाँ की गई थी, तो यह किया गया था सैन फ्रांसिस्को में। ठीक, और इसको किसने किया था, तो लाला हरदयाल ने किया था। लाला हरदयाल और कौन कौन, मोहन सिंह भकना ने इसके प्रमुख संस्थापक थे। उद्देश्य क्या था, तो भारत में सशस्त्र क्रांति के माध्यम से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था। गदर पत्रिका, पार्टी द्वारा गदर नाम का एक साप्ताहिक पत्र निकाला जाता है, जो उर्दू, पंजाबी और अन्य भाषाओं में भी था। देखिए ये क्वेश्चन जी, देखिए मैंने ये जो भी क्वेश्चन लाए हैं ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो आप लोग इसको स्किप ना ही करें, क्योंकि स्किप करेंगे मतलब बाई चांस आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ गया और आप स्किप कर दिए हैं, तो फिर आपको ना पछतावे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, कि जांच के लिए कौन सी समिति गठित की गई थी, तो वो की गई थी हंटर समिति। एग्जाम कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा इसका, कि कारण डॉक्टर बोला जाता है कि वो क्यों हुआ था, तो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरुद्ध शांतिपूर्व सभा पर जनरल डायर ने क्या किया था, गोलियां चलवा दी थी। ठीक, मतलब जो जालियांवाला बाग था उसमें ना बहुत सारे लोग ना इन दोनों के विरोध में शांतिपूर्व सभा बुलाई थी, और जनरल डायर ने उस पर ही गोली चलवा दी। कितना बेरहम कुत्ता इंसान होगा। त्यागपत्र, इस कांड के विरुद्ध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि छोड़ दी, ये पूछता है। और गांधी जी ने कौन सा हिंद, केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी। उधम सिंह 1940 में, देख रहे हैं काम हुआ है 1919 में, लेकिन उधम सिंह ने 1940 में लंदन में माइकल ओडायर की हत्या करके उधम सिंह ने इस कांड का बदला लिया था। देखो भाई, 19 से 21 साल बाद वो गया था। मतलब उधम सिंह कितना मेहनत से किया था। उधम सिंह एक मूवी है जो कि पूरी तरह अंग्रेजी में है, तो आप लोग देखना चाहे तो देख सकते हैं, लेकिन जल्दी समझ में नहीं आएगा अगर आपको अंग्रेजी कमज़ोर है तो। लेकिन मूवी भाई मस्त है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया था, तो वह लाहौर अधिवेशन में। ये पूछता है किस अधिवेशन में, तो लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, 1929 में। अध्यक्ष कौन किया था, जवाहरलाल नेहरू ने इसे अध्यक्षता की थी। और किस नदी के तट पर, तो रावी नदी के तट पर। 31 दिसंबर 1929 को आधी रात को रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया गया था। स्वतंत्रता दिवस, इसी अधिवेशन में निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। और वही वजह है कि 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्रता दिवस मनाते हैं, यही वजह है। ठीक है, तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है जी, तो वह है आपके राजा राम मोहन राय। ठीक, स्थापना कब हुआ था, 1828 में कलकत्ता में। इन्हें आधुनिक भारत का जनक किसको बोला जाता है, राजा राम मोहन को आधुनिक भारत का जनक और भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। ठीक,
और कहाँ पे किया था? 1828 में कलकत्ता में किया था। ठीक। सती प्रथा, इनके प्रयासों से ही 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। सती प्रथा पर क्या लगाया था? तो प्रतिबंध लगाया था। आत्मीय सभा, ब्रह्म समाज से पहले इन्होंने 1815 में आत्मीय सभा का गठन किया था। ब्रह्म सभा से पहले इन्होंने किसके किया था? तो 1815 में आत्मीय सभा का। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में किन नेताओं द्वारा की गई थी? तो किन नेताओं द्वारा? ये है आपके, रुकिए मैं थोड़ा कुछ काम करता हूँ। स्वराज पार्टी की स्थापना 1929 में किन नेताओं ने? तो ये चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। कॉन्सेप्ट है स्थापना का कारण, असहयोग आंदोलन के अचानक वापस लिए जाने के बाद विधायी परिषदों में प्रवेश कर सरकार के कार्यों में बाधा डालने के उद्देश्य से इसकी स्थापना इलाहाबाद में हुई थी। पूछता है किस कहाँ पे हुई थी? तो इलाहाबाद में हुई थी। अध्यक्ष कौन कौन थे? तो CR दास और इसके अध्यक्ष थे, और मोतीलाल नेहरू इसके क्या थे? महासचिव थे। पूछता है कि इसके महासचिव और अध्यक्ष, कभी कभी ना कथन में आ जाता है तो ये दोनों को उल्टा देता है, तो उसमें पूछता है कौन सा सही है कौन गलत। सफलता, 1925 में विट्ठल भाई पटेल का केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में चुना जाना इस पार्टी की बड़ी जीत थी। ठीक। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का भारत में विरोध क्यों हुआ था? तो इसका विरोध होने का कारण था कि इसमें सभी लोग क्या थे? जो 7 सदस्य थे वो पूरे अंग्रेजी थे, पूरे अंग्रेज थे, इसलिए इसका बहुत विरोध हुआ था। श्वेत कमीशन, इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है। इसका गठन कब हुआ था? 1919 में के अधिनियम की समीक्षा, 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना, उसी की समीक्षा के लिए इसका हुआ था। 1927 में हुआ था। स्थापना हुआ था 1927 में, लेकिन किसके लिए? 1900 में। देख रहे 1900, ये 8 साल बाद जाके किया है सब, मतलब कुछ भी हो रहा है। और वहीं तो आजकल हाल है पूरे इंडिया का। लाला लाजपत राय, लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध करते समय लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय का गंभीर रूप से क्या हुआ था? घायल हुए थे और उनकी मृत्यु भी हो गई थी। बयान, मृत्यु से पहले उन्होंने क्या कहा था? ये बहुत पूछता है। तो मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश शासन के साम्राज्य के ताबूत की अंतिम कील साबित होगी। ये पूछता है ये किसका बयान है? तो ये आपका लाला लाजपत राय जी का है, तो याद जरूर रखेगा। और उसको पंजाब केसरी भी बोला जाता है, लाला लाजपत राय को। अगला क्वेश्चन है, काकोरी ट्रेन एक्शन का नेतृत्व किस क्रांतिकारी संगठन ने किया था? जो कि काकोरी कांड बोला जाता है ना, तो उसके आजकल इसका नाम हो गया है काकोरी ट्रेन एक्शन। 1925 को हुआ था। का नेतृत्व किसने किया था? तो वो किया था HRA ने, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन ने मिलकर किया था। और उसमें कौन कौन नेता थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी। इस घटना के लिए फांसी दी गई थी। ठीक है। और नाम परिवर्तन इसको किया गया। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में इसका नाम क्या किया था? काकोरी कांड से बदल कर क्या रखा है? काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। ठीक। और काकोरी कांड ना थोड़ा नेगेटिव टाइप है, जबकि ये तो हमारे लिए अच्छा किया था, तो काकोरी कांड को काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। बिस्मिल की पंक्तियाँ क्या है? तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है बाजुए कितने, देखना है बाजुए, भाई हमारे तो भूल गए भाई। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है बाजुए कातिल, देखना है अरे क्या है यार, बाहर में जाऊँ। इन्हीं के बलिदान से प्रसिद्ध हुई थी। ठीक। महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच पुणे पैक्ट किस वर्ष हुआ था? लेकिन याद करेंगे भाई, ये जोश दिला देता है, तो उसको याद जरूर करेंगे। अभी जाकर देखते हैं क्लास के बाद में। महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच पुणे पैक्ट किस वर्ष हुआ था? तो ये तो हुआ था 1932 में। और कारण क्या है? कारण है ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा घोषित क्या था? सांप्रदायिक पंचायत कम्युनल अवार्ड में दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल के विरुद्ध में गांधी जी यरवदा जेल में अनशन पर बैठे थे। मतलब जो दलितों के लिए अलग निर्वाचन मंडल बना था ना, जो कि BR अम्बेडकर ने करवा दिया था, तो उसके विरुद्ध में गांधी जी ये भूख हड़ताल में बैठे थे। कौन से जेल में? यरवदा जेल में। ये कहाँ पे है? तो ये पुणे में है। और क्योंकि महात्मा गांधी जी चाहते थे ना कि अलग अलग क्यों, सब कोई एक ही में था, लेकिन
जब अम्बेडकर जी दलित से बिलोंग करते थे, उनको पता था कि दलितों के साथ कितना अव्यवहार किया जाता है, लेकिन गांधी जी क्या समझेंगे, तो इसके लिए वो भूख हड़ताल में बैठे थे। परिणाम, दलितों के लिए पृथक निर्वाचन को त्याग दिया गया, मतलब जब उन्होंने यरवदा जेल में अनशन पर बैठे तो वो हटा दिया गया, लेकिन प्रांतीय विधानमंडल में उनके लिए आरक्षित सीटें की संख्या बढ़ा दी गई, लेकिन प्रांतीयों में हटा दिया। लेकिन देख रहे हैं, केंद्र में हटा दिया गया, लेकिन प्रांतीय में बढ़ा दिया गया था। तो वही हुआ समझौता, लेकिन नहीं समझौता हुआ था तो दलितों को भी स्थान मिलता, वहाँ पे आरक्षण मिल जाता। हस्ताक्षर, इस पर गांधी जी का ओर से मदन मोहन, मतलब गांधी जी ने साइन नहीं किया है। देख रहे हैं उनका कितना कट्टर विरोधी है, उन्होंने नहीं किया था, लेकिन उनका भी नज़रिया अलग था। उनके नज़रिए से भी देखो तो सही था, क्योंकि वो चाहते थे कि जब हम एक ही हैं तो फिर क्यों करना, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग ना उनके नेगेटिव देखते हैं, लेकिन मैं नहीं नेगेटिव देखता हूँ, क्योंकि वो उनका सोच अलग था। लेकिन क्या करें, हमारा समाज ही गलत है तो हम क्या ही कर सकते हैं। तो गांधी जी के लिए किसने किया था, तो मदन मोहन मालवीय ने, और दलित वर्ग से कौन किया था, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। तो यह है आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने कब किया था, तो 1875 में, और कहाँ की थी, तो वो किया था तो मुंबई में किया था, ठीक है। और इन्होंने कौन सा नारा दिया था, तो वेदों की ओर लौटो, बैक टू द वेदास का प्रसिद्ध नारा दिया था। और सत्याग्रह प्रकाश इनका है, दयानंद सरस्वती का। ये दयानंद सरस्वती की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है जो हिंदी में लिखी गई है, कौन सा, सत्याग्रह प्रकाश। शुद्ध आंदोलन, इन्होंने हिंदू धर्म छोड़ चुके लोगों को वापस लाने के लिए कौन सा आंदोलन चलाया गया था, तो शुद्ध आंदोलन। आपको पता है ना कि अंग्रेजों ने बहुत लोगों को ईसाई बना दिया था, तो यही दयानंद सरस्वती ने उनको हिंदू में लाने के लिए शुद्ध आंदोलन चलाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सत्याग्रह शब्द का प्रयोग गांधी जी ने सबसे पहले किस आंदोलन के दौरान किया गया था, तो वो किया था दक्षिण अफ्रीका में नस्लभेद विरोधी आंदोलन के समय, ठीक है। और इनकी व्युत्पत्ति, सत्याग्रह का अर्थ क्या है, तो सत्य के लिए आग्रह। यह निष्क्रिय प्रतिरोध से भिन्न एक सक्रिय आत्मबल है। प्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में 1906 में पंजीकरण कानून के विरुद्ध में इसका पहला प्रयोग हुआ था। हिंदी स्वराज, 1909 में लिखी अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में गांधी जी ने सत्याग्रह के दर्शन को विस्तार से समझाया है। उनके कौन सी पुस्तक है, तो हिंद स्वराज, याद रखिएगा। कब लिखा था, 1909 में। अब आगे देखते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष की थी, देखिए पूछता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की है, तो सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक। और किस वर्ष की थी, तो 1939 में। त्रिपुरी संकट, 1939 के त्रिपुरी संकट अधिवेशन में गांधी जी के उम्मीदवार कौन थे, तो पट्टाभी सीतारमन थे, को हराने के बाद वैचारिक मतभेदों के कारण बोस जी ने इस्तीफा देकर इस दल का गठन किया था। मतलब 1939 में आपको पता है क्या हुआ था कि जब चुनाव हुआ था तो पट्टाभी सीतारमैया के तरफ, मतलब गांधी जी की तरफ से कौन थे, तो वो पट्टाभी सीतारमैया में था। लेकिन ये हार गए ना, तो गांधी जी सबको है ना कि ये मेरी हार थी। तो जब बोस जी ने ये बात सुना ना, तो उनको बहुत दुख हुआ कि मतलब मेरे जीतने से गांधी जी को खुशी नहीं बल्कि उनको दुख हो रहा है। तो बोले कि मैं ही छोड़ देता हूँ, तो वो छोड़ के चले गए थे। तब शायद उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे कि अबुल कलाम आज़ाद, ये थोड़ा कन्फ्यूजन है, एक बार देख लिया कि जब ये छोड़ दिए थे 1939 में, तो जब ये सुभाष चंद्र बोस जी छोड़े थे तो कौन उनके जगह लिया था, तो थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग, ये हार्ड क्वेश्चन में आ जाता है। उद्देश्य, वामपंथी विचारधारा को कांग्रेस के भीतर संगठित करना, ठीक। इनका उद्देश्य क्या था, वामपंथी विचारधारा को कांग्रेस के भीतर संगठित करना था। आज़ाद हिंद फौज में क्या था, तो बाद में बोस ने सिंगापुर जाकर आज़ाद हिंद फौज के कमान संभाली थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना पहले से हुई थी, लेकिन इसकी कमान किसने संभाली थी, तो बोस जी ने सिंगापुर में जाकर संभाली थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान गांधी जी ने कौन सा प्रसिद्ध नारा दिया गया था, तो वो दिया था कि करो या मरो, डू और डाई, ठीक है। मतलब उन्होंने समझ गया था, ये कब किया था, 1942 में ये हुआ था, याद रखिएगा। पूछता है क्विट इंडिया मूवमेंट कब चला था, 1942 में, तो याद रखिएगा। अगस्त क्रांति 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में शुरू किया गया, इसलिए इसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। इसको ही भारत छोड़ो आंदोलन को भी क्या कहा जाता है, अगस्त क्रांति। और ऑपरेशन 0 आवर भी चला था। आंदोलन शुरू होते हैं अंग्रेजों ने सबसे बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। गांधी जी को कहाँ किया गया था, तो आगा खां, ये कहाँ है, तो ये है आपका पुणे में है, मैं ये सब घूम चुका हूँ। आगा खान पहले से में रखा गया है। और
उसी को जब सब बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया के जेल में रखा गया था ना, तो उसी को ऑपरेशन जीरो आवर बोला जाता है। भूमिगत आंदोलन, इस दौरान जयप्रकाश नारायण और अरुणा शाह असफ अली जैसे नेताओं ने गुप्त रूप से आंदोलन चलाया था, जिसे भूमिगत आंदोलन भी कहा जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में, पूछता है सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 1873 में। किसने की थी? तो किया था ज्योतिबा फूले ने किया था। ठीक, उद्देश्य क्या था इसका? कॉन्सेप्ट होता है, उद्देश्य था दलितों और पिछड़ी जातियों को शोषण से मुक्त करना और उन्हें शिक्षित करना था। यही तो है ज्योतिबा फूले। और आज क्या है? आज है आपका महिला दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो ज्योतिबा फूले का नाम तो जरूर आता है। और गुलामगिरी, और इनकी बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक है जो कि हर बार पूछा जाता है कि गुलामगिरी के लेखक कौन है? तो ज्योतिबा फूले की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी 1873 में है, जो उन्होंने अमेरिकी दास प्रथा के अंत को समर्पित किया है। अमेरिकी में जो दास प्रथा के अंत को समर्पित की थी। महात्मा उपाधि, 1888 में एक सार्वजनिक सभा में उन्हें महात्मा की भी उपाधि दी गई है। देख रहे हैं, मतलब ज्योतिबा फूले को भी महात्मा की उपाधि दी गई है। कब? सार्वजनिक सभा में 1888 में। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो किसे किया जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। ठीक, ये पीछे को मैंने बता दिया है। और संवाद कौमुदी, इन्होंने बंगाल भाषा में संवाद कौमुदी और फारसी में मिरात उल अखबार का प्रकाशन किया था। ये भी याद रखिएगा, पिछले क्वेश्चन में नहीं था ये संवाद कौमुदी और मिरात उल अखबार। तो ये किनका है? तो राजा राम मोहन राय की है। राजा की उपाधि इन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने दिया था। अकबर वो पहला वाला अकबर नहीं, ये भी मुगल का था, लेकिन ये अकबर द्वितीय था। ठीक, एकस्वरवाद, उन्होंने एकस्वरवादियों को उपहार यानी तुहफुल उल मुहाइदीन नामक पुस्तक में लिखी थी। वो मतलब किसके प्रवर्तक थे? तो एकस्वरवाद के प्रवर्तक थे। कौन? राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सहायक संधि की नीति का व्यापक रूप से किसने लागू किया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने। ये बहुत पूछता है। पहला राज्य कौन है? तो हैदराबाद का निजाम 1798 में इस संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था। ठीक, शर्त, भारतीय शासकों को अपने दरबार में एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना होता था और अपनी सेना भंग कर ब्रिटिश सेना का खर्च उठाना पड़ता था। देख रहे हैं, मतलब रखे हम भी, लेकिन पैसा भी हम ही दें। देख रहे हैं क्या ही चल रहा था। ये मैंने पिछले में बताया है कि जो पिछले हिस्ट्री का क्लास कराया था उसमें है डुप्ले। हालांकि सहायक संधि की शुरुआत फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने की थी, लेकिन इसे बड़े स्तर पर वेलेस्ली ने फैलाया था। ये डुप्ले कौन था? ये फ्रांसीसी था, लेकिन ये वेलेस्ली अंग्रेज था। व्यापकत सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट के तहत अंग्रेजों द्वारा विलय किया गया पहला राज्य कौन सा? तो वो था सतारा। ठीक है, और डलहौजी की यह नीति थी, यह किसी भारतीय शासक का कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं होता। मतलब अगर कोई राजा का कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो उसका राज्य ब्रिटिश सरकार में मिला लिया जाता था। जैसे कि आपको पता है झांसी की रानी क्या हुआ है, क्योंकि झांसी की रानी का अपना उत्तराधिकारी नहीं था, उन्होंने गोद लिया था, तो झांसी का विलय भी हुआ था। 1853 में इसी नीति के तहत झांसी का विलय हुआ, जो 1857 की क्रांति का एक प्रमुख कारण बना था। अवध का अपवाद, अवध का विलय इस नीति के तहत नहीं हुआ था, बल्कि उसको कुशासन करके आरोप में 1856 में किया गया था। मतलब देख रहे, अंग्रेज चाहे ना तो किसी भी तरीके से वो अपने में विलय करना चाहते थे। रैयतवारी व्यवस्था के मुख्य जन्मदाता कौन थे? तो वो थे थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। ठीक, रैयतवारी व्यवस्था का तो सीधा समझौता, इसमें सरकार ने बिचौलियों जो जमींदारी के बजाय सीधे किसानों से लगान का समझौता किया था। मतलब जो पहले बिचौलिया होते थे जमींदारी के में, तो उन्होंने किसानों के सुविधा के लिए डायरेक्ट वो किसान से ही लेते थे, क्योंकि जब रैयतवारी था, रैयतवारी से जो किसान वाला था उसमें पहले ज़मींदार होते थे, तो ज़मींदार वसूलते थे, मतलब वो ज़्यादा वसूलते थे और फिर अपना भी लूटते थे, फिर अंग्रेज़ों को देते थे। मतलब अंग्रेज बोल दिए कि हमको 10 रुपये चाहिए, तो 10 रुपये तो लेते थे किसानों से, लेकिन 5 रुपये और ज़्यादा बढ़ाते, मतलब 5 रुपये अपने ले लेते, 10 रुपये अंग्रेज को देते, मतलब किसानों से 15 रुपये लेते थे। इस तरह का उदाहरण के साथ मैं बता रहा हूँ। और ऐसे जब ये रैयतवारी व्यवस्था हुई तो अंग्रेज अगर 10 रुपये ले रहे थे, किसानों को ओनली 10 रुपये देना होता था, तो ऐसा हो गया था। स्वामित्व, इस व्यवस्था में किसानों को ज़मीन का मालिक माना गया जब तक वह लगान देता था। मतलब इसमें क्या हुआ कि इसमें ज़मींदार मालिक नहीं है, बल्कि किसान ही ज़मीन का मालिक है।
ये था क्षेत्र, ये कौन से क्षेत्र में? तो ये मुख्य रूप से मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में लागू हुआ था। आगे चलते हैं। मुंडा विद्रोह जो 1899 और 1900 का नेतृत्व किसने किया था? तो किया था बिरसा मुंडा ने। उलगुलान, इस विद्रोह को क्या बोलते हैं? उलगुलान, यानी महान हलचल के नाम से भी जाना जाता है। 10म गुरु बिरसा मुंडा ने स्वयं को भगवान का दूत घोषित किया था और बाहरी लोगों यानी दिकुओं के खिलाफ संघर्ष किया था। बाहरी लोग मतलब अंग्रेज को ही मानते हैं, ठीक है। छोटा नागपुर पठार, यह विद्रोह वर्तमान झारखंड के छोटे नागपुर पठार क्षेत्र में हुआ था। बिरसा मुंडा का जन्मदिन 15 नवंबर को अब जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। 15 नवंबर को ही ये पूछता है कि जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? तब 15 नवंबर को। ये बहुत ही बिहार के एग्जाम में पूछा जाता है। प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 अंग्रेज और किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था सिराजुद्दौला के, ठीक। नेतृत्व किसने किया था? तो ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। धोखाधड़ी किसने किया था? तो सिराजुद्दौला के सेनापति कौन था? मीर जाफर, जिसको गिदर भी बोला जाता है, कि विश्वासघात के कारण ही नवाब की हार हुई थी। महत्व, इस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश सत्ता की नींव रखी और बंगाल पर अंग्रेजों का अप्रत्यक्ष नियंत्रण शुरू हो गया था। नींव यहाँ पे रखा, लेकिन बक्सर के युद्ध में पूरा उनका क्या हो गया था? आधिपत्य हो गया था बक्सर के युद्ध में। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था जी? तो वो था ये 1757 और वो 1764 में हुआ था, तो याद रखिएगा। भारत में सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? तो वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस को, सिविल सेवा का जनक, ठीक। सुधार, कॉर्नवालिस ने प्रशासन को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए अधिकारियों के निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगाया, ठीक। पुलिस सुधार, इसी ने प्रत्येक जिले में पुलिस थानों की स्थापना की और दरोगा का पद सृजित किया। जो आज हमारे देश में जो पुलिस का होता है ना, वो इन्हीं के द्वारा है। पुलिस सुधार ये पहले वहीं वाला है, अंग्रेजों वाला ही है। कॉर्नवालिस कोड 1793 में शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित कॉर्नवालिस कोड लागू किया गया, ठीक। सती प्रथा का उन्मूलन 1829 में किस नियम के तहत किया गया था? तो वो किया गया था नियम 17वां, ठीक। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने राजा राम मोहन राय के प्रयासों से इस कुप्रथा को अवैध घोषित किया था। प्रसार, शुरू में यह कानून केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू हुआ। 1830 में इसे बॉम्बे और मद्रास में भी विस्तारित किया गया था। मैकाले का शिक्षा, बेंटिंक के समय ही 1835 में मैकाले का विवरण पत्र आया, जिसमें भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी। किसके? मैकाले में। आगे देखते हैं। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन सा शहर है? तो वह है पटना, ठीक। नेतृत्व, भारत में इसका नेतृत्व रायबरेली के सैयद अहमद ने किया था। भारत में इसका नेतृत्व किसने किया था? तो रायबरेली के सैयद अहमद ने किया था। और वहाबी आंदोलन कौन सा शहर था? तो पटना, याद रखिएगा। बहुत लोग अलग ये जो रायबरेली वाला मार देता है। उद्देश्य, यह मूल रूप से इस्लाम में सुधार का आंदोलन था, लेकिन बाद में यह ब्रिटिश विरोध सशक्त संघर्ष में बदल गया था। दमन, 1860 के दशक में अंग्रेजों ने इसे आंदोलन को निर्दयतापूर्वक कुचल दिया था। मतलब समझ रहे हैं, पूरा निर्दयी क्रूर रूप से इसको कुचला था। तो आगे चलते हैं। बक्सर का युद्ध 1764 में, अभी जस्ट बताया, ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो इसमें किया था हेक्टर मुनरो ने किया था। संयुक्त सेना, यह युद्ध अंग्रेजों और 3 शक्तियों कौन कौन? मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय, ये तीनों लोग साथ में मिलकर लड़े थे, फिर भी हार गए थे। कि संयुक्त सेना के बीच हुआ था वास्तविक विजय। प्लासी के विपरीत बक्सर के युद्ध ने भारत में अंग्रेजों को वास्तविक सैन्य श्रेष्ठता सिद्ध कर दी थी, ठीक है। असल में देखिए, उन लोगों को जीतने का कारण था ना, उनके पास तोप था, और भारतीयों के पास तो कोई तोप फोप कुछ नहीं था, तो हारना ही है। और आपको पता है ये शाह आलम द्वितीय कौन सा है भाई? शाह आलम द्वितीय ये अकबर क्या है, मुगल शासक है, लेकिन फिर भी चोट्टा हार गया। क्योंकि जो बाद वाले हैं ना, आपको पता है कि औरंगजेब के बाद के जितने भी मुगल आ रहे हैं सब चुतिए थे। इलाहाबाद की संधि, इसमें इस युद्ध के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई, जिसमें अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी राजस्व वसूलने का अधिकार मिल गया था। मतलब वाट लगा था भाई, हारे राजा लेकिन वाट लगी जनता का, वही हाल है जिसे आजकल हो रहा है। चोट्टा कुछ भी कर रहा है और भुगत रहे हैं हम जनता लोग। नील विद्रोह
1859 और 60 के बारे में जानकारी देने वाली प्रसिद्ध पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? मतलब नील विद्रोह के बारे में किस पुस्तक में मिलती है? तो नील दर्पण में। इसके लेखक कौन है? तो दीनबंधु मित्र। बहुत लोग मार देते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, मत मारना भाई। कॉन्सेप्ट देखते हैं। यह विद्रोह बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से शुरू हुआ था। नेतृत्व दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने इसका नेतृत्व किया था। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। हिंदू पेट्रियट हरीश चंद्र मुखर्जी ने अपने पत्र हिंदू पेट्रियटिक के माध्यम से किसानों का जबरदस्त समर्थन किया था। हरीश चंद्र मुखर्जी ने अपने पत्र हिंदू पेट्रियटिक के माध्यम से किसानों का जबरदस्त समर्थन किया था। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो थे बदरुद्दीन तैयबजी 1887 में। ठीक भाई, बदरुद्दीन तैयबजी, मैंने पीछे गलती बताया है क्या? हाँ, ये 1887 में, जबकि 1885 में व्योमेश चंद्र बनर्जी, और 1886 में तब कौन था भाई? 1886 में देख लेना भाई, हमको तो कुछ लग रहा है, थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा, वहाँ पे मैंने कुछ कन्फ्यूजन हुआ है मेरा। तो यहाँ बदरुद्दीन तैयबजी 1887 है। मद्रास अधिवेशन तैयबजी ने 1887 के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक, तो ये 1887 सही है, मैंने ही गलती बताया है, बदरुद्दीन तैयबजी वाला। और नारा, इस अधिवेशन में कांग्रेसी बनो नारा दिया गया था। ये पूछा जाता है कि कांग्रेसी बनो नारा किस अधिवेशन में दिया गया था? तो वो था 1887 के, ठीक, मद्रास अधिवेशन में। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज वुले थे। ठीक है, 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन में कांग्रेस के पहले विदेशी अंग्रेज थे। हाँ, 1886 में हमको लग रहा है तब वो थे दादा भाई नौरोजी होंगे। ठीक है, दादा भाई नौरोजी यही होंगे, इनके अलावा हमको नहीं लग रहा है कोई होगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही बुजुर्ग आदमी थे और बहुत ही, तो दादा भाई नौरोजी ही होंगे। आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। 1885 में व्योमेश चंद्र बनर्जी, और दूसरा में ये दादा भाई नौरोजी, और तीसरा में बदरुद्दीन तैयबजी, और चौथा में जॉर्ज वुले। तो ये आप लोग देख लीजिएगा। पूछता है कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष किस अधिवेशन में हुआ था? तो जॉर्ज वुले कब हुआ था? तो 1888 में इलाहाबाद के अधिवेशन में हुआ था। तो ये सब पूछता है, एक बार देख लीजिएगा। मैंने जो बताया है वही होगा। 1886 में दादा भाई नौरोजी ही होंगे, इनके अलावा हमको नहीं लग रहा है कोई और होगा। अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना 1904 में किसने की थी? तो वो क्या था? वीर सावरकर ने। ठीक, इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं कि मित्र मेला, सावरकर ने 1899 में मित्र मेला संस्था बनाई थी, जो 1904 में अभिनव भारत के परिवर्तित हो गया था। 1899 में मित्र मेला, इसी का नाम हो गया था 1904 में अभिनव भारत। ठीक, नासिक षड्यंत्र, इसी संस्था के सदस्य अनंत लक्ष्मण कोनहोरे ने नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या की थी। मेजिनी, सावरकर जोसेफ मेजिनी इटली के क्रांतिकारी के विचारों से बहुत प्रभावित थे। मतलब पूछा जाए सावरकर किससे प्रभावित थे? तो जोसेफ मेजिनी के, जो कि इटली के क्रांतिकारी थे, जो आपने 9th क्लास में पढ़ा ही, नहीं 9th नहीं 10th क्लास में के हिस्ट्री में पढ़ा होगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में गरम दल और नरम दल का विभाजन हुआ था? तो वो हुआ था सूरत अधिवेशन 1907 में। ठीक, इसका क्वेश्चन है सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो रासबिहारी घोष ने। और सूरत स्लिप्ट, अध्यक्ष पद और स्वदेशी आंदोलन के विस्तार को लेकर दोनों गुटों में मतभेद चरम पर पहुंच गया था। अब फिर इन दोनों जाके कब मिले थे? तो मिले थे 1916 के लखनऊ अधिवेशन में अंबिका चरण मजमूदार की अध्यक्षता में दोनों दल फिर से एक हुए थे। गरम दल और नरम दल एक हुए थे 1916 में। पूछता है लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? तो 1916 में ये, और उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो अंबिका चरण मजमूदार। ये बहुत पूछता है, तो आप लोग याद रखिएगा। होम रूल लीग आंदोलन 1916 में किन दो नेताओं के ने अलग अलग शुरू किया था? तो आपको होना चाहिए पता किसने किया था जी। तो किन दो नेताओं ने किया था? तो ये किया था आपका बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने। ठीक, तिलक की लीग, इसकी स्थापना अप्रैल 1916 में किधर हुआ था? बेलगांव में हुई थी। यह कौन सा क्षेत्र है? तो महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रांत। एनी बेसेंट की लीग किधर थी? तो इसकी स्थापना सितंबर 1916 में मद्रास में हुआ था। मतलब
तिलक जी के थे महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रांत में, और जबकि वो एनी बेसेंट ने मद्रास अडयार में हुई थी, जो शेष भारत बोलता है। ठीक है। नारा, तिलक ने इसी दौरान अपना प्रसिद्ध नारा दिया था, कौन सा? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ठीक है, ये पूछता है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, इसने किसने बोला है? तो बाल गंगाधर तिलक, याद रखिएगा। गद्दर पत्रिका का प्रथम अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? तो उर्दू में हुआ था। ठीक। संपादक कौन थे? तो लाला हरदयाल नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को से निकलती थी। ठीक। विविध भाषाएं, उर्दू के बाद इसे पंजाबी में, जो पंजाबी की लिपि कौन है? गुरुमुखी है। मराठी, अंग्रेजी और हिंदी में छापा जाने लगा था। लास्ट में हिंदी में छपा था। शीर्षक क्या था? तो पत्रिका के पहले पन्ने पर लिखा होता था अंग्रेजी राज का दुश्मन। ये पूछ सकता है कि अंग्रेजी राज का दुश्मन किस पत्रिका पर लिखा होता है? तो गद्दर में, गद्दर पत्रिका में। तो ये आप याद रखें। मुस्लिम लीग की स्थापना 1916 में कहाँ की गई थी? तो वो किया गया था आपकी, ओहो, कहाँ किया होगा? अलीगढ़ मुस्लिम लीग, यही न है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा मुस्लिम लीग की नहीं, वो मुस्लिम लीग बोला है। ठीक। तो ये ढाका में किया गया था मुस्लिम लीग की स्थापना। ठीक है। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में किया गया था। नवाब सलीमुल्लाह खां और आगा खां के इसके मुख्य संस्थापक थे। मुख्य ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी बढ़ाना और मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना इसका उद्देश्य था। प्रथम अध्यक्ष कब हुआ था? तो वकार उल मुल्क इसके पहले अस्थायी अध्यक्ष थे। वकार उल मुल्क, क्या ही नाम है भाई। ये मुस्लिम लोग का ऐसा नाम ही होता है कि याद ही नहीं होता है। हाँ, ये लोग जैसे हीरो का नाम जैसे अच्छा नाम है, जैसे शाहरुख खान, सलमान खान, ये कितना इजी नाम है। और बाकी लोग का उल मुल्क क्या क्या होता है। आगे चलते हैं। बोला गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो हुआ था 1931 में। ठीक। तारीख क्या था? तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। इसे क्या बोला जाता है? तो दिल्ली समझौता बोला जाता है। परिणाम, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया था, मतलब रोक दिया था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कहाँ गए थे? तो दिल्ली, लंदन गए थे। और रिहाई किसके किसे? इस समझौते के तहत राजनीतिक कैदियों को रिहा किया गया था, लेकिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की सज़ा माफ़ नहीं हुई थी। लेकिन चाहते महात्मा गांधी जी तो करवा सकते थे, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं करवाए। यहीं तो कुछ कुछ कमियाँ होती है ना हर इंसान में, वहीं हो उनकी कमियाँ। स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई थी? तो स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की थी? तो 7 अगस्त 1905 को की गई थी। ठीक। स्थान कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल बैठक में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई। ओके। शोक दिवस 16 अक्टूबर 1905 विभाजन का प्रभावी दिन को पूरे बंगाल में किया गया था, शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। किसके विभाजन में? तो जो बंगाल विभाजन हुआ था उसके लिए। राखी दिवस, रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर इस दिन लोगों ने एक दूसरे को क्या बांधी थी? राखी बांधी थी। मुस्लिम और जो हिंदू मुस्लिम थे ना, एक दूसरे को राखी बांध के इसका मनाया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन ने स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। कब से कब? अगस्त 1947 से जून 1948 तक। प्रथम भारतीय कौन थे? तो सी राजगोपालचारी स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। ठीक। क्योंकि इसके बाद में गवर्नर जनरल का पद ही समाप्त हो गया था। विभाजन योजना, माउंटबेटन ने ही 3 जून योजना यानी डिक्की बर्ड प्लान पेश की थी, जिससे भारत का विभाजन हुआ था। देख रहे हैं, डिक्की बर्ड प्लान की वजह से ही क्या हुआ था? भारत का विभाजन हुआ था। आगे चलते हैं। इंकलाब जिंदाबाद का नारा पहली बार किसने बुलंद किया था? तो वो किया था भगत सिंह ने। ठीक। लेखक इस नारे के मूल रूप से प्रसिद्ध शायर कौन है? तो हसरत मोहानी थे, लेकिन उसको प्रसिद्ध करने वाले कौन थे? तो भगत सिंह थे। प्रसिद्ध क्वेश्चन 1929 में असेंबली में बम कांड के दौरान भगत सिंह ने इस नारे की क्रांतिकारी पहचान दी थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन यानी HSRA भगत सिंह ने चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में HSRA की स्थापना की थी। पूछता है। ठीक है। और चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में भी पूछता है, वो आपको पता है, उन्होंने अपने आप को गोली मार ली थी इलाहाबाद के किसी जेल में। ठीक है। लंदन में आयोजित 3 गोलमेज सम्मेलन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो थोड़ा हार्ड क्वेश्चन आ गया है कथन वाला। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने केवल दूसरे सम्मेलन में भाग लिया था।
सही है। भीमराव अंबेडकर ने तीनों सम्मेलन में भाग लिया था, सही है, ये भी सही है। यह सम्मेलन साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा के लिए बुलाया गया था, सही है, तभी तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी गए थे। तो ये तीनों सही है, तो हमारा डी आंसर हो जाएगा। फिर बोला दूसरा सम्मेलन 1931 में गांधी जी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था, ये भी सही है। विफलता, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर यह सम्मेलन विफल रहा, हाँ सही है। तेज बहादुर, ये तो कॉन्सेप्ट है तो सब सही रहेगा। तेज बहादुर सप्रू ने अम्बेडकर के अलावा तेज बहादुर सप्रू ने भी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो आप लोग को याद होना चाहिए कि अम्बेडकर को तो सबको पता होता है कि अम्बेडकर ने तीनों भाग लिया था, लेकिन तेज बहादुर सप्रू ने भी तीनों में भाग लिया था। ठीक है, ये आप लोग को नया कॉन्सेप्ट पता होगा। आज हम लोग देखते हैं अगला कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो हम लोग करते हैं, इसमें प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता लागू की गई थी, सही है। प्रांतों में समाप्त कर दिया गया था, ठीक है, लेकिन इसने केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की, ये भी सही है, ये भी सही है। मतलब प्रांत में समाप्त किया गया था और केंद्र में लागू किया था। इसके तहत फेडरल कोर्ट यानी संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी, ये भी सही है। मतलब तीनों सही है। ब्लूप्रिंट देखते हैं तो वर्तमान भारतीय संविधान का लगभग 70% हिस्सा इसी अधिनियम का है। आपको पता है ना कि बोला जाता है कि संविधान का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। आरबीआई की स्थापना इसी अधिनियम के तहत हुआ था। आपको पता है 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। बर्मा का पृथक्करण 1937 में बर्मा को भारत से इसी एक्ट के आधार पर अलग किया गया था। कैबिनेट मिशन 1946 के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, तो इसके सदस्य पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर थे। तो भाई ये तो सही है, क्योंकि यही तो तीनों थे कैबिनेट, मतलब सदस्य क्या थे, तो यही तीनों थे। तो पैथिक लॉरेंस पूछता है कि कैबिनेट मिशन के तीनों सदस्य का नाम बताइए, तो पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर, ये तीनों थे। ठीक, इसने भारत के लिए एक संघीय सरकार के प्रस्ताव दिया था, ये भी सही है। इसने पाकिस्तान की मांग को स्पष्ट रूप से स्वीकार करना नहीं किया था। इसी के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था, ये सही है। मतलब आपका ये गलत पूछा है ना, तो हमारा सी आंसर हो जाएगा, ये सी वाला गलत है। अस्वीकृति, मिशन ने मुस्लिम लीग की पृथक स्थापना की मांग को अव्यवहारिक मानकर खारिज कर देता, मतलब उसको मना कर देता है। मुस्लिम लीग की प्रतिक्रिया, मांग खारिज होने पर लोगों ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस यानी डायरेक्ट एक्शन डे मनाया था मुस्लिम लीग ने। अध्यक्ष कौन कौन थे, तो पैथिक लॉरेंस इस मिशन के अध्यक्ष थे। पूछता है कि इन तीनों में अध्यक्ष कौन थे, तो पैथिक लॉरेंस थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला है कि क्रिप्स मिशन 1942 को किसने एक डूबते हुए बैंक का उत्तर दिनांकित चेक यानी पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए क्रेशिंग बैंक कहा था, तो वो कहा था महात्मा गांधी ने। ठीक, प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन ने युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट देने की बात कही थी। कौन से युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के। अस्वीकार, कांग्रेस और लीग दोनों ने इसे अस्वीकार कर दिया क्योंकि कांग्रेस पूर्ण स्वराज चाहती थी। कांग्रेस बोला था कि हमको पूर्ण स्वराज चाहिए। स्टेफर्ड क्रिप्स, यह विंस्टन चर्चिल के युद्ध मंत्रिमंडल का हिस्सा था। स्टेफर्ड क्रिप्स किसका था मंत्रिमंडल हिस्सा, तो वो विंस्टन चर्चिल का था। अगला क्वेश्चन है 45 का। आज़ाद हिंद फौज की सिपाहियों पर लाल किले का मुकदमा किस वर्ष चलाया गया था। आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों पर लाल किले का मुकदमा किस वर्ष चलाया गया था, तो वो चला गया था 1945 में। अभियुक्त मुख्य रूप से पीके सहगल, शाहनवाज खान और गुरुबख्श सिंह ढिल्लों पर मुकदमा चला था। बचाव पक्ष, कांग्रेसी ने उनकी रक्षा के लिए INA रक्षा समिति बनाई, जिसमें भूलाभाई देसाई, जवाहरलाल नेहरू और तेज बहादुर सप्रू ने वकालत की थी। कौन कौन से वकालत थे, तो भूलाभाई देसाई और जवाहरलाल नेहरू और तेज बहादुर सप्रू ने वकालत की। नारा, उस समय दिल्ली की गलियों में नारा गूंजता था, लाल किले को तोड़ दो, आज़ाद हिंद फौज को छोड़ दो। वाह, क्या नारा था भाई, लाल किले को तोड़ दो, आज़ाद हिंद फौज को छोड़ दो। रोलेक्ट एक्ट के संदर्भ में क्या सकते हैं, तो रोलेक्ट एक्ट कब हुआ था, 1919 में, आपको पता है। ये काला कानून भी बोला जाता है इसको। इसे बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा गया है, सही है भाई। इसका उद्देश्य क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलना, सही है भाई। इसी के विरोध में पंजाब में सैफुद्दीन कुचलू और सत्यपाल को गिरफ्तार किया गया था, ये भी सही है। मतलब सी हो जाएगा आपका आंसर। अब इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो कॉन्सेप्ट बोला है कि सिडनी
रोलेट इस कमेटी के अध्यक्ष पर सिडनी रोलेट थे। सिडनी रोलेट मतलब जो आपका रोलेट एक्ट है ना, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो सिडनी रोलेट थे। नज़रबंदी, सरकार बिना मुकदमा चलाए किसी को भी 2 साल तक जेल में रख सकती थी। तो ये गलत तो है भाई। परिणाम, इसी कानून के शांतिपूर्ण विरोध का अंत जलियांवाला बाग हत्याकांड में हुआ था। तो मैंने पीछे जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में बताया। कांग्रेसी त्रिपुरी अधिवेशन 1939 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? जो कि मैंने बताया था सुभाष चंद्र बोस ने छोड़ दिया था, तो उसके बारे में तो हम लोग इसको थोड़ा डिटेल से देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को हराकर अध्यक्षता जीती थी। तो उन्होंने तो जीता तो जरूर था, सही है। गांधी जी ने सीतारामैया के हार को अपना ही व्यक्तिगत हार बताया था, सही है, तभी तो सुभाष चंद्र बोस ने छोड़ दिया। बोस ने मतभेदों के कारण इस्तीफा दे दिया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नए अध्यक्ष बने। देखिए मैंने बोला था ना कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या अबुल कलाम आज़ाद था, तो ये कौन बना था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। तो याद रखिएगा कि बोस जी के छोड़ने के बाद कौन बना था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये तीनों सही है। ठीक, कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो हरिपुरा 1938 में भी इसमें सबसे पहले निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए थे। कौन? बोस जी। त्यागपत्र, इस्तीफे के बाद बोस ने कौन से स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की नेतृत्व। यह कांग्रेस के भीतर विचारधारा वामपंथ बनाम दक्षिणापंथ की लड़ाई का चरम बिंदु था। वामपंथ बनाम दक्षिणापंथ, ठीक है। तो आगे देखते हैं। हंटर आयोग 1882 में सैडलर आयोग का संबंध। हंटर आयोग कब है? 1882 में। सैडलर आयोग 1917 में। का संबंध निम्नलिखित में किस क्षेत्र से था? तो ये था शिक्षा से। ये पूछता है हंटर आयोग किससे संबंधित है और सैडलर आयोग भी किससे संबंधित है? तो एजुकेशन से था। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है। इसका कॉन्सेप्ट होता है हंटर आयोग, इसने प्राथमिक शिक्षा के प्रसार पर जोर दिया था। हंटर आयोग पूछता है कि हंटर आयोग किस शिक्षा पर? तो प्राथमिक शिक्षा पर। सैडलर आयोग, इसने कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं और इंटरमीडिएट शिक्षा पर ध्यान दिया। मतलब माध्यमिक और उच्च शिक्षा के लिए सैडलर आयोग था। और इसके ही साथ था वुड का डिस्पर्स जो 1854 में हुआ था। इसे भारतीय शिक्षा का क्या बोला जाता है? मैग्ना कार्टा बोला जाता है। तो याद रखिएगा, ये जितने भी इसमें मैंने बताए हैं सब बढ़िया है और एकदम एग्जाम में आने वाले हॉट पॉइंट है। अब देखते हैं पुस्तिका का उसके लेखक से। तो हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। बोला है इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो ये बहुत ही बार पूछा गया है, कईयों बार पूछा गया है किसी भी एग्जाम में। तो यह है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। APJ अब्दुल कलाम नहीं है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जिसका मैं बात कर रहा था कि 1839 में ये इन्हीं का और डॉक्टर राजेंद्र के बारे में कन्फ्यूजन था, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, तो वही मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और इन्हीं को पूछा जाता है कि सबसे कम उम्र में अध्यक्ष बनने वाले कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और सबसे ज़्यादा शायद यही बने थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही सबसे ज़्यादा बने थे। ठीक, तो इंडिया विंग्स फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और द इंडियन स्ट्रगल के लेखक कौन है? तो द इंडियन स्ट्रगल लेखक सुभाष चंद्र बोस है। द इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस। अनहैप्पी इंडिया, तो ये किसने लिखा था? तो ये लिखा था लाला लाजपत राय ने। और इंडिया डिवाइडेड को तो आपको पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ठीक, तो ये चारों याद रखिएगा, बहुत ही फेमस बुक था जो कि आपको आना चाहिए। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट भी देखते। मौलाना आज़ाद ने यह स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री, पूछा जाता है कि शिक्षा मंत्री कौन थे पहले, और कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष, देखे ना 1923 में ही रहे थे। ठीक, तो ये याद रखना। लाला लाजपत राय, इन्हें क्या बोला जाता है? शेरे पंजाब। मैंने बोला था पंजाब केसरी, पंजाब केसरी तब अलग है क्या? शेरे पंजाब कहा जाता है। देख लीजिएगा पंजाब केसरी किसको बोला जाता है। ठीक है, लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब, पंजाब केसरी भी शायद इन्हीं को बोला जाता है। लेकिन एक बार देख लीजिएगा आप लोग को, क्योंकि गलत नॉलेज बहुत ही खतरनाक होता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे जिन्हें देश रत्न और आज़ाद शत्रु भी बोला जाता है। आगे देखते हैं अगस्त प्रस्ताव। अगस्त ऑफर 1940 को किस वायसराय ने प्रस्तुत किया था? तो वो किया था लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो युद्ध में सहयोग, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का समर्थन पाने के लिए यह प्रस्ताव लाया गया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह, इस प्रस्ताव के विरोध में गांधी जी ने कौन सा चलाया था? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था, जिसके पहले सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भाई और दूसरे जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक, नारा क्या था? तो व्यक्तिगत सत्याग्रहियों ने क्या किया था? तो चलो दिल्ली, दिल्ली चलो का नारा इसी में दिया गया था। ठीक है, तो ये पूछता है दिल्ली चलो नारा किसने दिया था?
चलो दिल्ली चलो तो ये सुभाष चंद्र बोस बोलते हैं ना। चलो दिल्ली इसका था, तो दिल्ली चलो तो सुभाष चंद्र बोस थे शायद, शायद नहीं, सही है भाई, दिल्ली चलो ही, दिल्ली चलो तो वो दिए थे सुभाष चंद्र बोस, और चलो दिल्ली इसका नारा था ये व्यक्तिगत सत्याग्रहियों द्वारा। ठीक, तो ये आप लोग याद रखिएगा। आज केवल 50 क्वेश्चन करेंगे और 50 मिनट में हम लोग ने 50 क्वेश्चन किया है पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें पूरा, और आप लोग को मतलब आप यहाँ तक देखें तो कंप्लीट ही देखे हैं, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर लेना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर लेना। बाकी सब्सक्राइब आपने कर ही लिया होगा। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।